जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय विमुद्रीकरण और मुद्रा यानी कि इंडियन डिमोनेटाइजेशन एंड करेंसी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई मैं एज बाइज्ड नहीं करूँगा इसको कि इस उम्र से इस उम्र तक या इस बैकग्राउंड के या कुछ और फलाना फलाना के जो नागरिक हैं वो देखें। इसको आप सभी को शेयर कर सकते हैं, सभी इसको देख सकते हैं क्योंकि फुल नॉलेज से भरपूर जो है ये क्लास होने वाली है। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हाल ही में इंडिया में हुए थे, विमुद्रीकरण जो हुआ था उसके बारे में, और इंडियन जो करेंसी है भारतीय मुद्रा है उसके बारे में ये जो क्लास है वो रहने वाली है। यानी कि भारतीय मुद्रा की जो हिस्ट्री है कैसे किस प्रकार से बदलती रही है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं लेंगे, कुछ मतलब जो आपको पता होनी चाहिए वो लेंगे, जिसके हो सकता है आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो जिस तरह से आजकल मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन के उसमें देखने को मिल जाए। तो उसी टाइप से उसी ग्राफ के अंदर ये जो क्लास है वो होने वाली है। तो देखिए आज की जो ये क्लास है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं फिर आपसे कहूँगा कि इसे सभी में ज़रूर शेयर कीजिएगा, खास कर कि जो जनरेशन अभी स्टार्ट हो रही है उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देगी। तो देखिए विमुद्रीकरण क्या है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन है क्या असल में। विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है, ये डिमोनेटाइजेशन जो है वो ऐसी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार किसी भी सीरीज, जैसे नंबर की जो आपने नोटों के ऊपर जो नंबर देखे होंगे, नंबर की जो सीरीज है एवं मूल्य वर्ग की मुद्राओं को, यानी कि किसी भी मूल्य की मुद्राओं को अवैध घोषित कर चलन से बाहर कर देती है। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं, यानी कि उसे चलन से बाहर, यानी कि उसे पूर्ण बैंड कर देती है, यानी कि बंदी कर देती है। सामान्यतः यानी कि चलन से यहाँ पे देखिए बाहर कर देती है किसी सीरीज और मूल्य वर्ग की मुद्राओं को। सामान्यतः इस प्रकार में प्रचलित पुरानी मुद्राओं की जगह, यानी कि मैं माफ़ करूँगा, इस प्रक्रिया में प्रचलित पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्राएं लाई जाती है, यानी कि उनको रिप्लेस करके नई मुद्राएं लाई जाती है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा कई बार काले धन यानी कि जो ब्लैक मनी होती है पर अंकुश, यानी कि उसको कम करने या मतलब पूरा ख़त्म करने, एवं जाली मुद्रा यानी कि जो फेक नोट जो होते हैं, फेक करेंसी जो होती है, जो आजकल काफ़ी आपने देखा होगा अखबारों में पकड़ी जा रही है फेक करेंसी, उन पर नियंत्रण करने हेतु किया जाता है। यानी कि उन पर कंट्रोल पाने के लिए जो है ये डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण जो है वो किया जाता है। तो ये है। फिर है नोट वापस लेने की सरकार की शक्ति, यानी कि नोट वापस लेने में जो गवर्नमेंट की जो पावर है, गवर्नमेंट की, वो क्या है। तो ये देखिएगा, ये पूछा जा सकता है आरबीआई एक्ट 1934 यानी कि 1934 की धारा 26 क्लोज ब्रैकेट 2 यानी कि बंद ब्रैकेट में 2 के तहत आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड, आरबीआई का जो केंद्रीय बोर्ड है की सिफारिश पर केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भारत के गजट में, जो गजट होता है उसमें अधिसूचना जारी कर, यानी कि संसद में अधिसूचना जारी करके किसी भी सीरीज, यानी कि कोई भी सीरीज हो, कोई भी मूल्य वर्ग के जो नोट हैं, यानी कि कोई भी सीक्वेंस या कोई भी मतलब उसके नोट जो हैं, जो नंबर के नोट हैं, वो वैध मुद्रा यानी कि लीगल नोट को वैध मुद्रा लीगल के रूप में निरस्त कर सकती है, लीगल टेंडर के रूप में, यानी कि लीगल टेंडर पास करके अधिसूचना जारी करके इसे निरस्त पूरी कर सकती है, जो नोटिफिकेशन में निर्देशित तिथि से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि जो अधिसूचना जो जारी होती है, लीगल टेंडर जो जारी होता है, उसमें एक डेट देखी होगी आपको दी गई होती है कि इतनी से इतनी तारीख तक आप अपने नोट जो है वो बैंक में जाके बदला सकते हैं। तो ये जो निर्धारित जो तिथि होती है वहाँ तक ये जो है इस प्रकार से ये कार्य करती है। फिर देखिए यहाँ पे, क्या सरकार विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन का अधिकार प्राप्त था। सरकार को विमुद्रीकरण का अधिकार प्राप्त था, ये क्वेश्चन है। वैसे तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 क्लोज ब्रैकेट 2 यानी कि 24(2) के अनुसार रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुझाव पर, यानी कि उनका जो सुझाव होगा, केंद्र सरकार किसी भी मूल्य के नोट के जारी होने पर रोक लगा सकती है। यानी कि
आप समझ सकते हैं कि उनके सुझाव पर केंद्र सरकार किसी नोट पर रोक लगा सकती है, यानी कि उसकी अपने एक पायलट, पहले है ना पायलट प्रोग्राम चलता है इसके अंदर, जैसे कि ये पूरा डाटा एनालिसिस करते हैं, पायलट प्रोग्राम उसे कहते हैं। उसमें डाटा एनालाइज होता है कि इस नोट के आने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बड़ी इस करेंसी से कुछ नुकसान होगा, तो उस पर एक रुकाव हो जाता है, ठहराव, स्टॉपेज लगाता है, फुल स्टॉप लगाता है, तो उसे नोट पर रोक लगा सकती है गवर्नमेंट। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट कह दे कि नहीं अपने बंद ही कर देंगे। तो पायलट मोड में जब तक कोई चीज़ चलती है उस पर पूरी जो है जांच पड़ताल होती है। और बंद करने के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिफारिश करके अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस होती है। फिर देखिए अब है डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ है भारत में। तो देखिए भारत में आज़ादी से पहले एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। आज़ादी से पहले पहले की बात कर रहा हूँ मैं। देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने आरबीआई गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के परामर्श से द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बढ़ते काले बाजार संचालन को इस कदम का कारण बताते हुए, यानी कि इनको कारण बताते हुए 500 और उससे अधिक के जो नोट थे उनका डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 500 और उससे जो ऊपर के नोट थे 500 और उससे प्लस के जो करेंसी थी उसको डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। तो आरबीआई के दस्तावेज बताते हैं कि फ्रांस, बेल्जियम, यूके सहित कई देशों में इसी तरह कार्रवाई के बाद भारत सरकार ने जनवरी 1946 यानी कि 1946 में उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण का फैसला लिया। ये हुआ कब था? 12 जनवरी 1946 को, यानी कि 46 को 2 अध्यादेश जारी हुए थे। इसमें 500, 1000 और 10,000। अब देखिए 10,000 का नोट शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 500, 1000 और 10,000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन जो है वो कर दिया था। तो 1954 में तीनों नोटों को दोबारा शुरू किए गए थे। ये जो तीनों नोट बंद किए थे 1, 2, 3, ये तीनों वापस 1954 में जो है यानी कि देश आज़ाद होने के कुछ ही सालों के बाद जो है स्टार्ट कर दिए गए थे वापस। तो पहला जो आज़ादी से पहला हुआ था वो 1946 में जो है डिमोनेटाइजेशन हो गया था इंडिया में। अब है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद मैं आपको पहले ही बता दूं, आज़ादी के बाद जो है डिमोनेटाइजेशन वो 1978 में हुआ था, यानी 1978 में। ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन देखिए 1970 यानी कि 1970 के दशक की शुरुआत में सरकार द्वारा स्थापित और भारत के प्रमुख न्यायाधीश कैलाश वांचू के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कर 5 पैनल वांचू समिति, यानी कि इसका नाम क्या था? वांचू कमेटी, यानी कि वांचू समिति ने काले धन के प्रसार का पता लगाने और उसका मुकाबला करने के उपाय के लिए कुछ नोटों का विमुद्रीकरण किया। यानी कि ये वांचू कमेटी जो बैठी थी उस समय 1970 के दशक में, 1970 के दशक में, उन्होंने क्या है इस जो विमुद्रीकरण था इसका सुझाव दिया। फिर सुझाव देने के 8 साल यानी कि उसी दशक में, यानी कि उसी की शुरुआत में जब मोरारजी देसाई अपने जो है पीएम बने थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय जनता पार्टी की सरकार ने 16 जनवरी, ये याद रखना, 16 जनवरी 1978 को उच्च मूल्य नोट और अध्यादेश 1978 के तहत विमुद्रीकरण कर दिया इनका 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का वापस। तो ये घोषणा कब हुई थी इसकी? 28 फरवरी 1978 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री एच.एम. पटेल ने कहा कि यह निर्णय सरकार द्वारा अवैध लेन देन को नियंत्रण करने, असामाजिक तत्वों के खिलाफ उठाए गए उपायों को श्रृंखला का हिस्सा था। तो ये तो स्टेटमेंट दी गई थी 28 फरवरी को। ये मंत्री एच.एम. पटेल, वित्त मंत्री जो थे उस समय, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा थी। लेकिन विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 16 जनवरी 1978 को जो है ये किया गया था। अब इसके करने के बाद, आज़ादी के बाद, ये आज़ादी के बाद पहला है, आज़ादी के बाद पहला, वैसे कौन सा है ये? दूसरा।
तो उसके बाद क्या है, 2005 के अंदर सरकार ने कुछ नोटों को वापस चलन में ले लिया। इसमें 5,000 10,000 तो नहीं थे, लेकिन 1,000 ऐसे मतलब 1,000 के नोट को वापस चलन में उस समय ले लिया था। 2005 में जो है सरकार ने वापस इसको चलन में ले लिया। उस समय इसके अंदर कुछ काफ़ी मतलब पूरी एक लिस्ट जो है वो जारी हुई थी कि ऐसे ऐसे करके नोट होते हैं, जैसे कि कुछ के पीछे जो है उनकी जैसे सन जो लिखा होता है कि किस सन में ये छपे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ डिटेलिंग जो है पास हुई थी। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अपने। 2005 में वापस स्टार्ट जो है 1,000 के नोट को कर दिया था इसके खिलाफ। फिर हाल ही में जो हुए, ये दूसरा है आज़ादी के बाद। वैसे कौन सा है, वैसे ये तीसरा डिमोनेटाइजेशन इंडिया का विमुद्रीकरण, लेकिन आज़ादी के बाद ये दूसरा है। तो देखिए 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न पर संबोधन के समय, यानी कि जब वो स्पीच दे रहे थे उस समय 500 और 1,000 के नोट जो है उनका डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी, जो कानूनी निविदा नहीं रहे, यानी कि जो बैंड हो गए पूरी तरह 500 और 1,000 के। तो उसमें भी देखिए मैंने बताया था पहले एक लीगल टेंडर पास होता है इसमें डिमोनेटाइजेशन करने से पहले, तो उसमें भी तारीख आपको शायद कुछ लोगों को याद होगी कि दी गई थी। जैसे 8 नवंबर को बंद किए थे, तो हाथों हाथ ऐसे थोड़ी है कि कहीं भी नहीं चलेंगे बैंक वगैरह किसी में भी। तो एक अधिसूचना लीगल टेंडर जारी करके उसके अंदर आपको टाइम दिया था कि आप इस समय से इस समय तक जो अपने नोट हैं वो बदलवा सकते हैं, और इतने नोट जो हैं आप बदलवा सकते हैं, यानी कि एक सफिशिएंट अमाउंट तक जो आपको टेंडर जो है वो पास किया गया था। तो ये जो है तारीख याद रखने वाली है। फिर देखिए अभी हाल ही की 2023 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, इसको कहते हैं मतलब वापस लेना, रिटर्न जैसे करेंसी करते हैं, तो इसे डिमोनेटाइजेशन नहीं कहते, इसे वीक डिमोनेटाइजेशन होता है ये एक तरह का। यानी कि धीरे धीरे इसको चलन से हटा देना, यानी कि आप जैसे नोट चला रहे हैं धीरे धीरे वो मार्केट में आना बंद हो गया, तो ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये रिटर्न पॉलिसी होती रहती है, धीरे धीरे वापस चली जाती है। तो उसी प्रकार से 19 मई 2023 आरबीआई का कहना है कि स्वच्छ नोट नीति के तहत, स्वच्छ नोट नीति नोट कीजिएगा, स्वच्छ नोट नीति के तहत 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस ले रहा है, यानी कि जो अब मार्केट में चल रहे हैं उनसे वापस ले रहा है। जनता के सदस्य यानी कि जो आम नागरिक है 30 सितंबर 2023 तक बैंक शाखाओं या नामित आरबीआई कार्यालयों में 2,000 के नोट जमा या बदल सकते हैं, जो कानूनी मुद्रा बने रहेंगे। यानी कि कानूनी मुद्रा यानी कि एक जो है लीगल जो है करेंसी बने रहेंगे, कानूनी मुद्रा जो है वो बने रहेंगे। तो ये जो है यहाँ पे हो गया कानूनी मुद्रा, यानी कि लो करेंसी जो है वो बने रहेंगे। यानी कि आपने उनको यानी कि विमुद्रीकरण नहीं किया, उनका डिमोनेटाइजेशन नहीं किया, उनको बस रिटर्न किया है, यानी कि धीरे धीरे हटा देना। तो ये जो है वो हो गया। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड जो कुछ दो क्वेश्चन बना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण जो है यानी कि डिमोनेटाइजेशन जो है हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद 2 बार हुआ है, आज़ादी से पहले 1 बार, तो टोटल जो है भारत में 3 बार जो है विमुद्रीकरण हुआ है। लेकिन आगे लगा दे कि आज़ादी के बाद कितनी बार हुआ है ये विमुद्रीकरण, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। यानी कि हमेशा नहीं कह सकते मैं, हमेशा तो नहीं कह सकता मैं, हो सकता है आगे और हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने प्रेजेंट की बात करें तो 2 जो है इसका आंसर आएगा। तो आगे चलते हैं अपने, ये हो गया।
अब देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था कि 10,000 5,000 के नोट जो हैं वो आपने नहीं देखे होंगे। ये स्पेसिमिन इसके ऊपर लिखा गया है, यानी कि प्रतिरूप, एक नमूना। स्पेसिमिन नमूना जो है ये है। ये उस समय चलने वाले जो नोट है 5,000 10,000 के जो हैं वो थे, जो डिमोलिश हो गए थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये रे 16 जनवरी 1978 को जो डिमोलिश हो गए थे। ये 5,000 और ये 10,000। ये 5,000 का है, ये 10,000 का जो है नोट है। ये इंडिया की बड़ी करेंसी थी उस समय। ये जो है हो गया 16 जनवरी। ये देखिए 16 जनवरी को जो है 1978 को जो है ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ये आपने देख ही लिए 5,000 और 10,000 की। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको आरबीआई जो अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है उससे रिलेटेड बात बता रहा हूँ, यानी कि जो है डिटेलिंग बता रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आज़ादी से पहले 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इससे पहले भारत सरकार की मुद्रा यानी नोट और सिक्के जारी करती थी। इससे पहले भारत सरकार ही यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वही जो है ये नोट और सिक्के जारी करती थी। अगस्त 1940 यानी कि अगस्त 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार ने अपने स्तर से 1 रुपये का सिक्का जारी किया था। 1940 के समय 1 रुपये का सिक्का जो है सरकार ने अपनी तरफ से जारी किया था। तब से लेकर आज तक यह प्रचलन बरकरार है, यानी कि उस समय से लेकर आज तक यह प्रचलन बरकरार है। अब इस लाइन को गौर से देखिएगा, तब से लेकर आज तक यह प्रचलन, यह जो ट्रेडिशन मान लीजिए आप, बरकरार है। यानी कि आज भी जो ये 1 रुपये का जो सिक्का जारी किया था वो कौन करता है? भारत सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का कौन सा करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय जो है वो 1 रुपये के से रिलेटेड जो कार्य करता है। आरबीआई नहीं करता। जब ही तो ये लाइन लिखी गई है, तब से लेकर आज तक यह प्रचलन बरकरार है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। जारी करने का हक आरबीआई का क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 यानी 22 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी बैंक नोट को जारी करने का एकल अधिकार आरबीआई के पास है। यानी कि आरबीआई के पास ये अधिकार है सभी नोट जारी करने का। धारा 24 यानी कि धारा 24 के अनुसार आरबीआई 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के नोट जारी कर सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि धारा 22 और 24 में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं है कि 1 रुपये जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को नहीं है। इसलिए प्रचलन को कायम रखते हुए केंद्र सरकार आज भी अपने स्तर से 1 रुपये का नोट जारी करती है। नोट या सिक्का जो भी कह लीजिए, नोट या सिक्का जो है वो जारी करती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 रुपये का जो सिक्का या नोट कैसे भी, कि वो कौन जारी करता है? तो ऑप्शन में होगा आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट या फलाना मिनिस्ट्री फलानी, मतलब 2 अलग रिलेटेड होगी, या फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑप्शन में होगा तो भारत सरकार ऑप्शन में नहीं होगा। तो ऐसे मतलब 2-3 कर दी मिनिस्ट्री। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, आप आरबीआई टिक करेंगे क्योंकि आपने को जो है प्रचलन में जो चलिए हैबिचुअल जो जिसके अपने हैं वो यही है आरबीआई, तो यही चलती आ रही है। लेकिन करता कौन है आप देख लीजिए, इसमें फिर से पढ़ लीजिएगा आप। मैं नीचे एक और लिखी गई है, भारत सरकार की ओर से जारी करता है। कौन करता है जारी? तो 1 रुपये का नोट और सिक्का, यानी नोट या सिक्का केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। यह अन्य नोटों के विपरीत 1 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर की जगह
ये भी पूछा जा सकता है कि 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि सिग्नेचर किसके होते हैं। तो उस समय जो वित्त सचिव होगा, जो वित्त यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो उस समय होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी जो उस समय होगा, वित्त सचिव जो होगा, उसके हस्ताक्षर होंगे उस पर, वित्त सचिव के। उस समय जो वित्त सचिव होगा उससे उसके जो है साइन जो है, सिग्नेचर जो है वो 1 रुपए के नोट पर होंगे। बाकी सब पे आरबीआई गवर्नर के होते हैं। तो आप ये गौर करने वाली बात है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अपने आप ही कि 1 रुपए का नोट जो है या सिक्का है वो कौन जारी करता है, तो आरबीआई नहीं करती। अपने को इतना ध्यान रखना है, 1 रुपया 1 रुपए है वो आरबीआई, इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशन चला आ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो इसको कौन करती है, इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो, और इसमें सिग्नेचर गवर्नर नहीं करता है, इसमें सिग्नेचर जो है वो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव जो है वो करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको करेंसी जो से रिलेटेड जो स्पेसिफिक जो हो सकता है पूछे जाएं कल को अपने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से के एग्ज़ाम में, और इनसे रिलेट आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी जो है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं अपने सबसे छोटा तो नहीं है, इससे छोटे भी जो हैं सिक्के और नोट प्रचलन में थे, आजकल तो नहीं है, लेकिन अपने स्टार्ट करते हैं 1 रुपए के नोट से। तो 1 रुपए नोट की खासियत, तो 1 रुपए का नोट भारत में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छापा गया था। यानी उस समय जो छपते थे वो एक टेली प्रिंटर से छपते थे डायरेक्ट, वो उसकी मैंने पिक्चर नहीं ली है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइम में जो है एक मतलब जैसे कोई बड़े ऑफिसर्स जो होते थे उस समय, वाइस रॉय जो भी होते थे या कोई चीफ होते थे, वो उस समय मोहर लगाकर एक ऐसे पर्ची सी बना कर दे देते थे, वो 1 रुपया बन जाता था। तो वो आप विकिपीडिया पर जाके भी वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो दौरान छापा गया था, ये बस एक जानकारी है। तो पहले देश में जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज फिफ्थ जो थे, उनकी तस्वीर वाला एक चांदी का सिक्का है वो चलता था, उसकी तस्वीर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन विश्व युद्ध के कारण चांदी की कमी हो गई, यानी जो सिल्वर था वो कम हो गया। तो इसी कारण से 30 नवंबर 1917 को पहली बार 1 रुपए का नोट छापा गया। यानी कि जो ये करेंसी है नोट छापा, नोट जो है वो प्रिंट किया गया 1 रुपए का, जो 30 नवंबर 1917 के बाद। किसकी कमी की वजह से, सिल्वर की, जो चांदी की है वो कमी हो गई थी। अभी मैंने आपको जानकारी दी, वो फिर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, नीचे लिखी गई है। यह नोट वित्त मंत्रालय छापता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो छापती है। इस पर आरबीआई गवर्नर के नहीं बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इस पर यह भी नहीं लिखा होता कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। यह इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आरबीआई लिखा हुआ मिलता है, आरबीआई में लिखा हुआ ये जो है मिलता है। और इस नोट के अग्र भाग पर 1 रुपए का सिक्का छिपा होता है, और ये जो सिक्का है ये आप देख सकते हैं ये छिपा हुआ होता है। और तेल खोजने वाले कारखाने, जो ये है तेल खोजने वाला ऑयल रिसर्चिंग जो सेंटर है, उनकी तस्वीर जो है वो छपी होती है। तो ये इसकी जानकारी है। तो इसमें ये भी नहीं लिखा होता, ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये जो है, अब इसमें ये मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ये इसलिए लिखा गया होता है कि आरबीआई आपको ये कंडेम करता है कि आपका जितने भी रुपए हैं उतना उनके पास, वो जो अदा कर रहे हैं तो उतना उनके पास जो है गोल्ड कह लीजिए, या मतलब करेंसी जो है वो निवेश में रहती है। यानी कि आपकी उतनी पूंजी जो है उनके पास है, इसलिए वो आपको वचन देती है। वचन कब दिया जाता है, जब आपकी उससे रिलेटेड कुछ रिलेशन हो, तभी तो अपने जो है प्रॉमिस या वचन जो है वो अदा कर पाते हैं। तो आरबीआई आपको ये ज़रूर वचन देता है कि आपके पास जो नोट है जिन पे लिखा गया होता है कि मैं आपको वचन देता हूँ अदा करने का, उतना उनके पास आपने कह सकते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि गोल्ड जो है वो रिजर्वेशन में रखा गया होता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो आप डिटेलिंग और पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे जाके या कहीं और प्लेटफॉर्म पर
तो इस प्रकार से ये लिखा गया होता है। तो 1 रुपये के नोट पर ये नहीं होता, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय छापता है। आगे चलते हैं। 2 रुपये के नोट की खासियत। तो हालांकि 2 रुपये के प्रिंट करने की लागत बढ़ जाने के कारण आरबीआई ने इसे छापना बंद कर दिया है। अब देखिए, इसे डिमोनेटाइजेशन नहीं किया इसका, यानी कि इसका विमुद्रीकरण नहीं किया है, छापना ही बंद कर दिया है। जैसे कि इसको धीरे धीरे प्रचलन से हटा दिया है। आज भी आप 2 रुपये का नोट लेके जाओगे कहीं पे, तो ऐसे मना नहीं कर सकते वो आपको कि हम नहीं लेंगे, बैंक में नहीं लेते। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपको ले ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। इनको बंद नहीं किया, छापना बंद कर दिया, लेकिन आप चला सकते हैं नोट को कहीं भी जाके। तो ये जो है ये है। लेकिन पुराने नोट अभी भी स्वीकार किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कोई आपको मना नहीं कर सकता कि ये नोट जो है वो नहीं लिए जाएंगे। तो इस नोट के अगले भाग पर अशोक का चिन्ह, यानी कि जो अशोक चिन्ह जो एम्बलम होता है वो होता है। पिछले भाग पर भारत के सबसे पहले उपग्रह आर्यभट्ट, जो ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट है आर्यभट्ट की तस्वीर छपी हुई है, जो भारत की विज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की जो सक्सेस है, प्रगति है, उसको दर्शाती है। तो ये 2 रुपये का नोट का जो है डिटेलिंग हो गई। अब देखिए 5 रुपये की नोट की खासियत। इन नोटों की छपाई की लागत बढ़ जाने के कारण, छपाई की लागत कैसे बढ़ जाती है, जैसे कि एक नोट है 5 रुपये का है, तो इसकी मान लीजिए प्रिंटिंग कॉस्ट या सब मतलब बन के वगैरह वगैरह करके ये तैयार होता है 2.5 से 3 रुपये में। तो उस नोट का जो है आरबीआई को कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी कि वो नोट कल को फट जाए तो मतलब 3 रुपये गए, यानी कि 2 रुपये की उसकी कीमत बची। तो इस प्रकार से लागत इनकी बढ़ जाती है, यानी कि जो छोटे जितनी छोटी जो करेंसी होती है उनकी जो लागत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनको छापने में जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट और कुछ अन्य डिटेलिंग के कारण इनके अंदर जो सिस्टमोग्राफी करके डिटेलिंग करी गई होती है उनके कारण इनकी लागत जो है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिलहाल आरबीआई ने छपाई रोकी हुई है और इस मूल्य वर्ग के 85,000 मिलियन नोट बाजार में चल रहे हैं, मतलब आज भी ये चल रहे हैं। छपाई बंद हुई है, ऐसे नहीं है कि इनको बंद कर दिया है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन में नहीं है, ये काउंट नहीं होते, विमुद्रीकरण में काउंट नहीं होते, लेकिन ये छपाई रोक दी गई है, यानी कि अभी इनको प्रिंट नहीं किया जाता। अब इस नोट के अगर भाग पर महात्मा गांधी, जैसे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, पिछले भाग पर ट्रैक्टर से खेत जोतते किसान की, यानी कि फार्मिंग करते एक फार्मर की जो है वो आपको इसके अंदर जो इमेज है वो दिखाई गई है। ये जो है वो इमेज है जो भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में कृषि के महत्व यानी एग्रीकल्चर का जो इसमें योगदान है उसको दर्शाती है। फिर देखिए 10 रुपये की नोट की खासियत। तो 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के नोट जल्दी जल्दी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, इसके कारण वे जल्दी फट जाते हैं। इसी कारण सरकार 1 से लेकर 10 रुपये के सिक्के बाजार में लाई है। आपने देखा होगा 1 से लेकर 10 रुपये के सिक्के आते हैं, 1 का आता है, 2 का आता है, फिर 5 का आता है, फिर 10 का आता है, इस प्रकार से सिक्के। क्योंकि सिक्का जो है कॉइन है वो सॉलिड करेंसी के रूप में आता है। नोट जो है उसको म्यूटिलेटेड और सॉलिड दोनों में काउंट किया जाता है, लेकिन इसको एक अलग फॉर्म में काउंट किया जाता है। कॉइन जो है वो प्रॉपर सॉलिड होता है। ये आप आरबीआई की जब आप साइड पे जाके देखेंगे कि अगर आपका नोट डैमेज हो जाए तो आप उसे कैसे बदला सकते हैं, तो उसमें क्या है आरबीआई आपको बताता है कि आपका नोट है वो 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है आरबीआई में। एक होता है म्यूटिलेटेड, एक होता है सॉलिड। तो इसमें डिवाइडेशन में आपको आपके नोट की कॉस्ट बताई जाती है, क्या यानी आधा फटा हुआ है तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, ऐसे धुला हुआ है, इस प्रकार से धुला हुआ है तो इतने। तो कुछ जो है टाइप जो है वो म्यूटिलेटेड में काउंट होता है और कुछ जो है वो सॉलिड में काउंट होता है। तो इस प्रकार से नोट को भी डिवाइड जो है वो किया जाता है। तो ये जो है, और एक बात और कि आप डैमेज करेंसी जो है वो बैंकों में जाके बदलवा सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये बदली जाएगी या नहीं जाएगी, बशर्ते उनके ऊपर प्लास्टिक की टेप ना लगी हो, क्योंकि प्लास्टिक की टेप निकालते वक्त नोट और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसलिए बाज़ार में एक स्पेशल टेप भी आती है नोट चिपकाने के लिए, ब्राउन कलर की। आपके पास बाज़ार में ना हो तो आप बैंक में जाकर भी वो टेप जो है वो मांग सकते हैं, कि बैंक में जाने पर आपको वो टेप जो है वो मिल जाती है। उसे एक साइड से जो है आप लिक्विड में
करेंगे तो वो चिपक जाएगी। वो टेप जो है वो लगाकर आप बैंक में बदलवा सकते हैं फटे हुए नोट। उनकी जो सीरियल नंबर है, जैसे इस पर ये 00A लिखा हुआ है, ये दिखने चाहिए बस। तो उनकी अलग अलग है, उस पर भी मैं आपको कभी आगे शेयर कर दूंगा कि किस प्रकार से जो है वो चेंज होते हैं। तो उसमें भी एरिया वाइज और कुछ मतलब आधे फटे हुए किस प्रकार से धुले हुए एरिया वाइज भी हैं नोटों के जो हैं, वो आपको दाम जो है यानी उनकी कॉस्ट है वो दी जाती है। कुछ तो पूरी कॉस्ट मिल जाती है, कुछ की 30-40% ऐसे करके मिलती है। तो ये भी मैं आपको बता दिया पहले ही, ऐप भी बता दिया। तो 10 रुपये के नोट में को बनाने में लगभग 96 पैसे, यानी कि 1 रुपये से 4 पैसे कम, 1 रुपये से 4 पैसे कम की लागत आती है, 96 पैसे की लागत आती है। तो इस नोट के अग्रभाग में महात्मा गांधी की फ़ोटो आप देख ही सकते हैं, अशोक स्तंभ, और पिछले हिस्से में गेंडा, हाथी व बाघ के चित्र बने हुए होते हैं। अब ये इसमें नहीं दिखेंगे आपको गेंडा, हाथी, बाघ के चित्र। जो पुराना नोट आता था वो बता रहा हूँ मैं, पुराने नोट के अंदर गेंडा, हाथी और बाघ के चित्र जो हैं वो बने हुए होते हैं। पुराना नोट आप देखेंगे जब 10 का, तो उसके पीछे देखिएगा गेंडा, हाथी और बाघ के जो हैं वो चित्र जो हैं इसके अंदर होते हैं। अब देखिए, जबकि अब जो नए नोट आए हैं, नए नोट के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जो ओडिशा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो ओडिशा का ये जो पहिया है, और स्वच्छ भारत का एम्बलम यानी कि निशान जो है, लोगो जो है वो बना हुआ होता है, लोगो यानी कि निशान जो है वो बना हुआ है। तो गेंडा, हाथी व बाघ के जो चित्र हैं वो आपके घर में पुराना 10 का नोट पड़ा होगा, उसमें आप पीछे देख सकते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, नए नोट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और कुछ पुराने नोटों का भी रखता है। 10 का पुराने नोट का इतना नहीं रखता। गेंडा, हाथी, बाघ जो है वो नॉर्मल है। तो आगे चलते हैं, 20 रुपये का नोट। अब देखिए, इस 20 रुपये पुराने नोट पर जो बना हुआ है वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये पूछ लिया तो अपने हो सकता है घूम जाए। तो 20 रुपये के छापने की लागत भी 10 रुपये के नोट के बराबर ही आती है, यानी कि 96 पैसे। इस मूल्य के 5000 मिलियन नोट, 5000 मिलियन नोट बाजार में चल रहे हैं, यानी कि आज भी चल रहे हैं। इसके अग्रभाग में महात्मा गांधी की फ़ोटो, वाटरमार्क यानी कि जो वाटरमार्क आता है वो, अशोक स्तंभ, और पिछले भाग में ताड़ के वृक्षों का चित्र, और पोर्ट बेयर में माउंट हैरियट लाइट हाउस। ये माउंट हैरियट लाइट हाउस कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार। ये देखिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो दृश्य है वो इसके अंदर है। लेकिन जो नया नोट है उसके पीछे है एलोरा की गुफाएं। 20 रुपये का नया नोट है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो है वो है, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं। ये जो है नए नोट की है, ये न्यू नोट पर, और पुराने का मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं, 50 रुपये नोट की जो है वो आपको स्पेसिफिक बात बताता हूँ। 50 रुपये के नोट को प्रिंट करने की लागत 1 रुपये 81 पैसे आती है, यानी कि 2 रुपये से कुछ पैसे कम, कुछ पैसे ही कम जो है इसकी लागत आती है। जबकि बाजार में इनकी कुल संख्या 4000 मिलियन है, पुराने और नए दोनों मिलाकर। और इस नोट के अग्रभाग में महात्मा गांधी की फ़ोटो, पिछले में भारतीय संसद का डिज़ाइन, ये देख सकते हैं आप, संसद का डिज़ाइन, भारतीय संसद का जो डिज़ाइन है वो है इंडियन पार्लियामेंट्री, मजबूत लोकतंत्र यानी कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को जो है वो दर्शाता है। अभी जारी किए गए यानी कि हाल ही में जारी किए गए 50 रुपये का जो नोट है, नया नोट है, उसमें स्वच्छ भारत का लोगो है पीछे, और हम्पी की जो ये काफ़ी प्रसिद्ध हिस्टोरियन प्लेस है हम्पी, उस पे जो रथ है उसका चित्रण है जो कर्नाटका में स्थित है।
हम्पी एक विश्व विरासत स्थल है, यानी कि हिस्टोरियन पहले प्लेस है। अब आगे चलते हैं हमने 100 रुपये का नोट। तो इस नोट की प्रिंटिंग की लागत 1 रुपये 20 पैसे आती है। 1 रुपये 20 पैसे जो है इसकी लागत आती है। इस मूल्य के 16,000 मिलियन नोट बाजार में चलन में। नोट के अग्र भाग में महात्मा गांधी की फोटो, अशोक स्तंभ और पिछले भाग में माउंट कंचनजंगा। थोड़ी आपको ये भी बता देता हूँ, माउंट कंचनजंगा इंडिया की, अगर पूछ ले इन इंडिया, जैसे पूछ ले हाईएस्ट पीक इन इंडिया, HIGHEST, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया तो माउंट कंचनजंगा आएगा, जो कहां पर स्थित है, सिक्किम में। सिक्किम के अंदर जो है कंचनजंगा स्थित है, नेपाल बॉर्डर पर माउंट कंचनजंगा। अब एक और बात बता दूं मैं आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब इनमें फर्क आ गया, इन इंडिया और ऑफ इंडिया में। ऑफ इंडिया में आएगा K2। K2 जो रेंज है हिमालय की, K2 हिमालयन रेंज, यानी कि K2 जो माउंट है माउंट K2, वो जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और माउंट कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक के अंदर आती है। वैसे इंडिया में ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक, इन इंडिया में सेकंड है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो है। और ऑफ इंडिया में K2। अब ऑफ इंडिया मैंने क्यों लगाया, यानी कि ये इंडिया की तो है लेकिन फिलहाल इंडिया में नहीं है। फिलहाल कहाँ पर है ये, फिलहाल है POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, POK के अंदर K2, ठीक है, पाक अक्साई कश्मीर जो है उसके अंदर। तो ये हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट कंचनजंगा का चित्र है पुराने नोट पर। अब न्यू नोट में क्या है, न्यू नोट में है रानी की वाव, रानी की वाव, वाव या वाव। तो ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात। ये भी काफ़ी फेमस हिस्टोरियन प्लेस है, रानी की वाव। आगे चलते हैं, 200 के नोट की खासियत। तो इस वर्ग के मूल्य का नोट भारत में पहली बार छापा गया, यानी कि फर्स्ट टाइम आया ये, फर्स्ट टाइम इस वर्ग की मूल्य, यानी कि इस टाइप का जो मूल्य है, यानी 100 के बाद सीधा 200, यानी कि 2 नोट 100 हो गए, नहीं देने की जगह एक 200 का। तो 200 रुपये के एक नोट को छापने की लागत 2.93 रुपये आती है, यानी कि 2 रुपये 93 पैसे आती है। इस नोट के अग्र भाग में महात्मा गांधी की फोटो, वो नॉर्म आपको पता ही है। फिर अशोक स्तंभ, पिछले भाग में सांची स्तूप, सांची स्तूप ये देखिए कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप जो है वो बना हुआ है मध्य प्रदेश में, इसकी तस्वीर है। तो ये 200 की खास बात होगी। अब है 500 का नोट। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो रही हो, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी जो बातें आपको सीखने को मिल रही है। तो इसे बने रहिएगा क्लास में, कुछ ही मिनटों की हो रही होगी तो आप देख सकते हैं। 500 पर अपने आगे अब कुछ ही नोट हो रहे हैं, कुछ ही क्या, एक ही हो रहा होगा। तो 500 रुपये की खासियत, दिसंबर 2016 में जब ये नोटबंदी हुई, नोटबंदी लागू किए जाने के बाद, यानी कि हुई कब थी, 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी के लागू करने के बाद 500 और 1000 का नया नोट, पुराने नोट बंद हो गए और इनकी जगह चलन में 500 और 2000 के नए नोट आए। अब देखिए 1000 का अब तक नहीं आया नोट, ये भी बात आपको समझने वाली है। 1000 का अब तक नहीं आया और मैंने आपको 1000 का दिखाया भी नहीं है अब तक, और न दिखाऊंगा, इसके अंदर है भी नहीं।
तो 1000 का अब तक नोट आया भी नहीं है। तो 1000 की जगह डायरेक्ट किसका आ गया, 2000 का। तो 500 और 2000 का नोट आ गया। और छापे गए 500 रुपए के नए नोट को छापने की लागत 2 रुपये 94 पैसे है। इस नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का लोगो जो सब में लगा हुआ है आजकल, और लाल किला जो रेड फोर्ट है उसकी तस्वीर जो आपको देखने को मिल रही है वो है। अब पुराने नोट में क्या खासियत थी, पुराने नोट में पीछे थी तस्वीर जो थी वो डांडी की थी। डांडी जो मार्च हुई थी गांधी जी द्वारा, डांडी, तो ये जब हुई थी आप देख सकते हैं, डांडी लिख दिया, डांडी, डांडी मार्च जब हुई थी 12 मार्च 1930 को, 1930 को डांडी मार्च जब हुई थी। साबरमती आश्रम से जो ये है, डांडी एक क्षेत्र का नाम है जहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है, नमक बनाया जाता है। साबरमती आश्रम से डांडी गए थे, साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से जो है कहाँ पर गए थे, डांडी, डांडी गए थे। कहाँ कितने दिनों में पहुंचे थे ये भी पूछा जाता है। देखिए आप इससे थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इससे हिस्ट्री भी रिलेट हो रही है। 24 दिन में, 24 दिन के बाद 12 मार्च से 24 दिन आप कर लीजिएगा, तो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच के वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पे साल्ट सत्याग्रह था, यानी कि जो नमक सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह है वो किया था। इसे नमक सत्याग्रह मार्च भी कहते हैं, डांडी मार्च की जगह नमक सत्याग्रह, यानी कि नमक जो टैक्स कानून था उसको तोड़ा था, नमक कर जो था उसको तोड़ा था। ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। 2000 रुपये के नोट की खासियत, 1000 तो भैया बंद हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, लेकिन 2000 सीधा बता रहा हूँ मैं, 1000 को छोड़ दिया अपनों ने। तो यह नोट भारत में पहली बार छापा गया, यह भी फर्स्ट टाइम है 200 की तरह। अधिक सुरक्षा उपायों के कारण इस नोट की लागत 3 रुपये 54 पैसे आती है। अधिक सुरक्षा उपाय यानी कि इसके अंदर कुछ होलोग्राम्स बने होते हैं जो स्पेसिफिक, जैसे अपने ईवी लाइट वगैरह से दिख जाते हैं वैसे नॉर्मल लाइट से भी, तो इसकी लागत ज़्यादा आती है थोड़ी। इस नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत और मंगलयान, जो मंगलयान था अपना सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, मंगलयान की तस्वीर जो है छपी हुई है, जो मंगलयान को भारतीय अंतरिक्ष इंडियन स्पेस अनुसंधान संगठन इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही गौरव की बात है। तो उसकी जो है इसके अंदर फोटो छापी गई है। तो अभी ये डिमोलिश नहीं हुआ, यानी कि डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ इसका, इसको क्या है चलन से हटा रहे हैं, धीरे धीरे इसको बंद कर रहे हैं, यानी कि इसको छापना इसको भी बंद कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और कुछ अन्य कारण भी जो है वो है। तो ये जो है नोटों की खास बात हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये अब आगे हैं ये जो अपनी कॉइन मिंट है, कॉइन मिंट जो होती है, यानी कि अपने कह सकते हैं सिक्का टकसाल। कॉइन मिंट के बारे में अब ये निशान से मैंने यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, ये डायमंड का सा, ये BMU डबल डायमंड, ये डबल ट्रायंगल, ये डायमंड के अंदर एक होल, फिर स्टार, फिर एक अपने डॉट कह सकते हैं, फिर H। तो ये असल में है क्या, आज आप ये काम करिएगा, आप सिक्का लीजिएगा और उसे गौर से देखिएगा। जैसे ये सिक्का है, आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं, अपने थोड़ा मैग्नीफायर ग्लास ले लेते हैं।
वैसे तो आपको नॉर्मल आंखों से भी दिख जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी नॉर्मल, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो मैं राउंड कर रहा हूँ। अब देखिएगा, ये दिख रहा होगा, ये राउंड किया हुआ स्टार। अब इस स्टार से क्या पता लगता है? ये स्टार ऐसे ही तो लगाया नहीं गया होगा कि सिक्का स्पेशल है, ऐसे नहीं लगाया गया होगा। स्पेशल है, लेकिन किस कारण से है, कहाँ, ये बताता है कि ये सिक्का जो है, ये टकसाल यानी कि मिंट कहाँ पर हुआ है, ये प्रिंट कहाँ पर हुआ है, ये बना कहाँ पर है, ये बताता है ये सिक्का। तो आइंदा से आपको कोई पूछे कि आपके हाथ में सिक्का हो कि ये सिक्का कहाँ से प्रिंट हुआ है, बता सकते हो, तो आप ये जो सिंबल है, इसमें से कुछ सिंबल जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जो मेन सिंबल है वो देखने को मिलेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस जो निशान जो लगाया गया है, उससे आप बता देंगे, ये जो मार्क है उससे, कि ये सिक्का कहाँ पर छपाया गया है, यानी कि कहाँ पर इसको बनाया गया है, कौन सी टकसाल में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें लगा गया है स्टार, इसमें स्टार लगा है, ये देख सकते हैं आप, देख लिया होगा आपने ये स्टार। अब देखिए ये स्टार है कहाँ, हैदराबाद, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, हैदराबाद मिंट स्टार शेप्ड मिंट मार्क। हैदराबाद मिंट जो है अपनी इंडिया की, हैदराबाद में जो मिंट है, तो ये जो है वो निशान अपनों को क्या डेडिकेट करता है, क्या दिखाता है, वो दिखाता है हैदराबाद मिंट। यानी कि ये जो है निशान, वो ये बताता है कि ये हैदराबाद की जो टकसाल है उसमें जो है ये सिक्का है, जो प्रेस प्रिंटिंग से या कैसे भी जो है छापा गया है। तो आपसे मतलब कभी ये जो निशान, इसके आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके कि कौन सा निशान क्या बताता है, जिससे आपको कभी कोई पूछे तो आप उसमें मात ना खाएं। तो देखिए पहला खाली बॉक्स है, यानी कि कोई भी निशान नहीं, आपको अधिकतर ये देखने को मिल सकता है, यानी कि नो मार्क है इसमें, नो मार्क, कोई मार्क नहीं है, तो यानी वो कोलकाता मिंट का है, यानी कि कोलकाता टकसाल है उसका है। फिर है ये डायमंड शेप जो है, वो बॉम्बे की जो मिंट है यानी टकसाल है, उसके अंदर जो है ये शेप दी जाती है। फिर बी का सिंबल आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर यूएनसी जो सिक्के होते हैं, यानी कि अनसर्टिफाइड जो सिक्के होते हैं, ये यानी एक दशक में यानी 8 डिकेड्स में या कुछ मतलब कोई एनिवर्सरी पर छापे जाते हैं, उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं ऐसे निशान, आपको बता दूंगा मैं आगे। जैसे कि बॉम्बे मिंट का ये जो है निशान है बी। एम देखने को मिले मुंबई मिंट का जो निशान है, तो आफ्टर बॉम्बे रीनेम्ड एज मुंबई, यानी कि बॉम्बे का नाम जब मुंबई कर दिया गया, तो ये आपको ये एम जो निशान है वो देखने को मिलेगा उन सिक्कों पर। फिर है बॉम्बे मिंट पर यू का निशान भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूएनसी कॉइन, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं फिर मैग्नीफायर लेकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये लिखा गया है, ये देखिए यूएनसी कॉइन दिख रहा होगा, यूएनसी कॉइन मिंट मार्क यूज्ड इन नेहरू यूएनसी सेट्स इन 1989, यानी कि 1989 में, यानी नेहरू यूएनसी यानी कि उस समय अनसर्टिफाइड सिक्का है ये, कुछ कोई एनिवर्सरी पर या उस समय जो छापे गए सिक्के थे। आपने देखा होगा कई सिक्कों के पीछे तस्वीरें या कोई संसद की तस्वीर या कोई महान पर्सनैलिटी है यानी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की कोई तस्वीरें छपी गई होती है उनकी एनिवर्सरी पर या कोई और किसी कार्य पर या कोई और सेलिब्रेशन पर, तो वो ये सिक्के होते हैं, अनसर्टिफाइड सिक्के होते हैं। कई बार ये चलन में आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते। यूएनसी लिखा गया है तो अनसर्टिफाइड यानी कि चलन में नहीं आते कई बार, तो ये अनसर्टिफाइड सिक्के जो हैं वो होते हैं, चलन में आ भी जाते हैं। आपने देखा होगा कई सिक्के इनमें चलन में भी होते हैं, और जिन पे यूएनसी सेट्स जो होते हैं वो चलन में ज़्यादातर नहीं आते, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास रहते हैं, यानी कि उन्होंने एज ए उनको सम्मान के तौर पर ये सिक्के जो हैं अपनी प्रेस से जो निकाले थे। तो ये इसकी बात है। तो बॉम्बे मिंट में जो है ये छपा गया था। इसके बाद देखिए ये डबल डायमंड बॉम्बे मिंट प्रूव कॉइन मिंट, ये वो वही मिंट है।
फिर है यूज्ड इन ओनली इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस एट 97। इंटर, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए बॉम्बे मिंट का ये सिक्का है, कॉइन मिंट यूज्ड इन ओनली इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो अंतर संसदीय जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस समय जो है ये उस संसद में जो है उस समय छापा गया था, उसके तौर पर, या आप कह सकते हैं उसकी याद के तौर पर जारी किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं आप हैदराबाद, हैदराबाद मिंट स्प्लिट डायमंड टाइप मिंट, यानी कि ये 2 डायमंड वाला निशान है वो भी हैदराबाद का है, हैदराबाद का ये भी निशान है, ये देख लीजिए, देख सकते हैं आप हैदराबाद मिंट। फिर ये 1 डायमंड और उसके अंदर एक होल, इस प्रकार से ये भी आपको कम देखने को मिलेंगे। आपको मैं बता दूंगा कौन सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हैदराबाद मिंट का है, ये भी डॉट इन डायमंड, यानी कि डायमंड के अंदर जो डॉट होगी, ये देख लीजिए डॉट इन डायमंड टाइप मिंट मार्क हैदराबाद मिंट। फिर स्टार मिंट, स्टार का जो निशान है वो स्टार शेप्ड, वो भी हैदराबाद मिंट का। फिर ये जो डॉट का निशान है वो भी राउंड डॉट जो भी है वो नोएडा मिंट, नोएडा मिंट का जो वो निशान है। फिर एच लिखा गया हो तो वो हैदराबाद मिंट का, ये देख लीजिए एच। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा निशान आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देखने वाले जो निशान है आपको जो मिलेंगे आपको, एक तो ये मिलेगा नो मार्क, यानी कोई निशान नहीं, वो कोलकाता मिंट का यानी कोलकाता टकसाल का। एक डायमंड आपको देखने को मिल सकता है ज़्यादा, ये बॉम्बे मिंट का है। और फिर सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा आपको ज़्यादा ये डॉट देखने को मिलेगा, ये नोएडा मिंट का यानी नोएडा टकसाल का जो है। और स्टार भी देखने को काफ़ी मिलेगा, और हो सकता है कई बार ये आपको डायमंड डॉट भी देखने को मिले, लेकिन मुझे नहीं पता, ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 जो सिक्के हैं वो आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, नो मार्क, डायमंड और डॉट और स्टार, 4, ये 4 जो सिक्के हैं ये मार्क वाले वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी आपको रेयरली कभी कभी देखने को मिल जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आप कहीं मात ना खाएं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ कॉइन्स हैं, जैसे कि मैंने उस समय भी आपको बताया था 1 रुपये से जब स्टार्ट किया था आपको, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलवा देता हूँ। 1 रुपये से जब अपने ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया देश में जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाले, यानी कि जॉर्ज 5th की तस्वीर वाले रुपए के चांदी का सिक्का चलता था 2nd वर्ल्ड वॉर से पहले। लेकिन वर्ल्ड वॉर में जब चांदी की कमी हुई, पैसे की कमी हुई, तो उसके बाद में नोट छपने स्टार्ट हो गए, और नोट अलग होते थे, ये अलग शेप अलग है। तो देखिए वो कौन सा सिक्का था जॉर्ज 5th वाला, तो ये देखिए इस टाइप का था, ये रहा जॉर्ज 5th इस पर लिखा हुआ, ये इस टाइप से 5th लिखा हुआ है इस पर, जॉर्ज 5th किंग एम्पायर, इस टाइप के जो हैं वो सिक्के चलते थे। उसके बाद में आए विक्टोरिया, जो विक्टोरिया थी रानी विक्टोरिया क्वीन, उसकी 1 मोर कॉइन है ये, और ये 1 रुपी, ये दोनों एक ही सिक्के हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक जैसे मैंने आपको बताया UNCN सर्टिफाइड होते थे उस टाइप से ही है। तो ये भी विक्टोरिया का है। फिर ये देखिए 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, तो ये पैसे के कुछ सिक्के हैं वो आपको दिखाती हैं। ये कुछ ओल्ड करेंसी जो है वो हमारी तरफ से आपको दिखाई गई है। आप और भी सिक्के अगर देखने के इच्छुक हैं तो आप विकिपीडिया पर या अन्य आप प्लेटफॉर्म्स पर, इंडियन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्लास है वो यहीं पर एंड होती है। तो देखा होगा आपने ये जो क्लास है लगभग 17 से 18 स्लाइड्स, यानी कि जो मैं ये स्लाइड्स मूव कर रहा हूँ इसकी क्लास है, लेकिन ये 17 से 18 स्लाइड्स आपका 1 घंटा भी लेती है। ये भी आपने देखा होगा 1 घंटा भी, ये क्लास लंबी हो गई है लगभग 1 घंटे की। लेकिन 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे इस क्लास में, आपको हर स्लाइड में एक नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एक नई जानकारी देखने को मिलेगी, और ये जानकारी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपकी नॉलेज को बढ़ाती है। आपकी जो इंटरनल नॉलेज है यानी कि बाहरी क्षेत्र की जो अंदर की नॉलेज और एक्सटर्नल नॉलेज को ये ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा
छोटे बच्चों में भी ये जो है, मैंने पहले भी क्लास की स्टार्टिंग में कहा था, इसे एज बाइज्ड मैं नहीं करूँगा कि किसी एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली ये क्लास है। इसे हर व्यक्ति जो है वो देख सकता है, हर नागरिक जो है वो देख सकता है नॉलेज के पर्पज़ से। लेकिन स्पेशली आप इसको नई जनरेशन छोटे बच्चों में ज़रूर दिखाइएगा, ताकि उन्हें पता चले कि डिमोनेटाइजेशन और इंडियन करेंसी होती क्या है, ताकि उन्हें कल को कोई पूछे तो उन्हें पता ना हो, शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़े, तो ऐसा ना हो। तो वैसे ही मैंने आपको कॉइन्स के बारे में बताया कि उनके ऊपर पंच मार्क होता है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पता हो कि ऐसा पंच मार्क भी देखने को मिलता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसी क्लास के बीच में मैंने आपको काफ़ी एक दो बातें जियोग्राफी से रिलेटेड भी बताई, जैसे सांची स्तूप, हम्पी और रावी की बाव। तो ये कुछ जियोग्राफी रिलेटेड भी होगी इसमें, जो जीके से रिलेटेड है। और इसमें मैंने आपको कुछ हिस्ट्री भी बता दी, छोटी सी आई थी हिस्ट्री डांडी मार्च से रिलेटेड, तो वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ये क्लास काफ़ी मतलब पौष्टिक क्लास थी। पौष्टिक यानी कि भरपूर, हर चीज़ इसमें नॉलेज पूरी भरपूर थी। अपनों ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, केवल नॉलेज थी। तो ये क्लास है जो यहीं पर एंड होती है। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई छोटी या कोई चीज़ की गलती हो गई हो तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इसके अंदर एक्यूरेसी रखी जाए, तो एक्यूरेसी हमने रखने की कोशिश भी की है। फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।